सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं इस नए टॉपिक के लिए। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि 8 मार्क्स का आता है, और इसके साथ आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का जो जर्नी है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने सीरीज को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो कृपया करके स्टार्टिंग से ही देखिएगा। ओके, सीए फाउंडेशन नवंबर 2022 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम लोग अब स्टैटिस्टिक्स की जर्नी इस चैप्टर से शुरू किए हैं, और मैं आप लोगों को सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर का बैकग्राउंड बता दूं, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हाई वेटेज वो तो आपने देख ही लिया, 8 मार्क्स। ठीक है, बेस फॉर एंटायर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। अगर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट हमको पढ़ना होता है ना, तो ये टॉपिक हमारा उसके लिए बेस होता है। मतलब ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से किया है तो एंटायर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट थ्योरी एमसीक्यूज, इस पर्टिकुलर चैप्टर से डायरेक्टली थ्योरी एमसीक्यू आते हैं। और थ्योरी एमसीक्यू का मतलब है क्वेश्चन पढ़ा और सीधे ओएमआर, क्वेश्चन पढ़ा सीधे गोला लगा दिया। मतलब टाइम सेवर क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में से। अब सोचो तुम 7 से 8 क्वेश्चंस अगर थ्योरी आने वाले हैं, सारे इसी चैप्टर से आने वाले हैं, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये चैप्टर। क्योंकि वो 8 क्वेश्चंस तुमको बहुत कम समय लेंगे पेपर में और तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड वही मैंने लिखा हुआ है कि टाइम सेवर टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए सर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में बता दूं, फॉर दोज पीपल हु डोंट नो मी, माय नेम इज प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 5 years of experience post CA. I am an educator by passion, by choice. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। I am having work experience with MNCs and educator for Foundation Paper 3 Maths, LR, Statistics. लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर ब्लड रिलेशंस हमने कर लिया है और अब हम स्टैटिस्टिक्स में एंटर कर रहे हैं। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं आपको। और इंटरमीडिएट लेवल में पेपर नंबर 3 है जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। क्लास की टाइमिंग्स देख लीजिए सर। स्पेशल क्लास की बात करूं तो दोपहर को 12 बजे, जिसमें जून 22 मतलब आपके जो सीनियर्स हैं उनका रिवीजन लिया जा रहा है एमसीक्यू प्रीमियर लीग और वन शॉट रिवीजन्स के थ्रू। और इवनिंग में आप लोगों के लिए यूट्यूब की क्लास में ले रहा हूं, जिसमें मैं आता हूं शार्प 8 PM। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और उसके साथ साथ हमारी प्लस में एग्जिस्टिंग बैच भी चल रही है और नई बैचेस भी आने वाली हैं। तो मैं आपको 16 जून वाली जो एकाग्रता बैच होगी उसमें पढ़ाने वाला हूं फुल सिलेबस, अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक से पढ़ने वाले हैं तो। And this is Bahubali team. I'm proud to be part of this wonderful team, which is the most favorite team across the nation. And ये है हमारे पूरे टाइम टेबल, लाइक बाहुबली टीम का YouTube टाइम टेबल ऑन बोथ द चैनल्स। और ये है सर जो हमारा अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, वहाँ जो इवनिंग क्लासेस होती हैं तो उसमें कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट और कौन से एजुकेटर आते हैं वो यहाँ पर हमने लिख लिया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास अनअकैडमी के ऐप पर होती है और फ्री होती है। हालांकि तुम लोगों को हम स्पेशल क्लास में भी डेली पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जून के एग्जाम के बाद। लेकिन फिर भी अगर तुम प्लस लेने का सोच रहे हो और तुम्हें प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस लेना है, तो बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड करके देख लो। जून वालों की स्पेशल क्लास या क्विजेस में एक बार आके देख लो, तो तुमको प्लेटफॉर्म कैसा है ये पता चलेगा। एंड एकाग्रता नवंबर दिसंबर 2022 बैच इज ऑल्सो अनाउंस्ड। तो जल्दी से जाके अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए और बैचेस को ज्वाइन कीजिए। तो मैं तो हूं कंप्लीटली तैयार आज के लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग भी तैयार होंगे। जल्दी से लाइव चैट में बताइए हाउस द जोश। सर सुपर हाई। सर आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया? सो लेट मी टेल यू गाइस, ये जो सीरीज में आप लोगों को ले रहा हूं बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल टू आउट ऑफ द टाउन, और मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का लिंक ब्रेक हो, इसलिए मैंने आर्काइव वीडियोस में से यहां पर आप लोगों के लिए ये वीडियोस प्रस्तुत किए हैं, ताकि मुझे लाइव भी ना आना पड़े और आप लोगों की रेगुलरिटी बनी रहे। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, जैसे ही मैं वापस आऊंगा अपने स्टूडियो में, वापस से मैं लाइव चालू कर दूंगा। लेकिन जोश 1% भी कम नहीं होना चाहिए, इवन इफ इट इज आर्काइव प्री रिकॉर्डेड वीडियो। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी लाइव चैट को मैं मॉनिटर कर रहा हूं, और प्रीमियर के अंदर भी लाइव चैट तो चलती ही है। तो लाइव चैट में इंटरेक्टिव रहिएगा, वहां पर जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑल द बेस्ट गाइस, चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग टॉपिक। चलो शुरू करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा मैंने चालू किया था सेशन, और कल हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सर। कल हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक प्लूरल होती है, एक सिंगुलर होती है। प्लूरल डेफिनेशन ये बोलती है कि स्टैटिस्टिक्स एक डेटा है, एनी डेटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव,
दैट इज स्टैटिस्टिक्स। लेकिन सर सिंगुलर सेंस ये बोलता है कि स्टैटिस्टिक इज अ साइंटिफिक मेथड। कौन से 3 चीजों की साइंटिफिक मेथड? हाउ टू कलेक्ट द डेटा, हाउ टू एनालाइज द डेटा, हाउ टू प्रेजेंट द डेटा। फिर हमने ये बात समझी थी कि इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज चैप्टर 13 हम लोग सर कलेक्शन और प्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। रही बात एनालिसिस ऑफ डेटा की, तो सारे ऑल द अदर चैप्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब चैप्टर 14 से लेकर 19, 17, 18 तक, ऑल ऑफ दैट इज एक्चुअली द एनालिसिस। ये आप लोगों ने याद कर लिया था कि आप कैसे याद रखोगे सर टर्म्स को, कि कौन से वर्ड से ओरिजिन हुआ था स्टैटिस्टिक्स वर्ड का? लेटस, इटालियन पास्ता, जर्मन ब्रेड स्टिक एंड फ्रेंच बारबेक्यू। स्टेटस, स्टेटिस्टा, स्टेटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्यू। चलिए, ये 2 पब्लिकेशन थे। अर्थशास्त्र एन.ए. अकबरी, अर्थशास्त्र में आपको मिला था बर्थ और डेथ, एन.ए. अकबरी में आपको मिला था एग्रीकल्चर, और पहला सेंसस हुआ था इजिप्ट में कई सालों पहले, बीसीज में हो गया था सर। एप्लीकेशन सर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री कॉमर्स, हर जगह इट इज हेल्पफुल। और फिर हमने देखा था लिमिटेशन। लिमिटेशन में सबसे पहली लिमिटेशन मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि चलो भाई 6, 7, 8, 9, 10 का एवरेज निकालो, आपने निकाल दिया। फिर मैंने चलो सिर्फ 6 का एवरेज निकालो। तुम लोग अरे एक सिंगल वैल्यू का एवरेज कैसे निकालूं? एवरेज निकालने के लिए कम से कम आई नीड 2, कम से कम आई नीड 2 ना, कम से कम 2 ऑब्जर्वेशंस तो होनी चाहिए। तो सर मतलब एग्रीगेट होना चाहिए। फिर आपने देखा था सर कि रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, चलो इसका अरिथमेटिक मीन निकालो। अरे सर अरिथमेटिक मीन तो नंबर्स का निकलता है, इसका कैसे निकाल सकता हूं मैं? अरे ये क्या हो गया, कुछ बटन प्रेस हो गया लगता है गलती से, ठीक है। और सर फिर आया था हमारा ये दूसरा वाला जो मुझे आज अभी आप लोगों को करवाना है, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करेंगे हम लोग सर क्लास के सेशन की, यहां से शुरुआत करेंगे। लेट अस बिगिन। प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस सबसे पहले आपको बताता हूं ये प्रोजेक्शन वर्ड होता क्या है। देखो यार, हमें ना लाइफ में हमेशा हर चीज पास्ट के बेसिस पर नहीं करनी होती। आज लेट्स से एन एग्जांपल कि आपको एक नया बिजनेस चालू करना है। जब आप नया बिजनेस चालू करते हो ना, तो आप खुद का पैसा थोड़ा लगाते हो, थोड़ा सा पैसा आप बैंक से मांगते हो। तो बैंक आपसे ये बोलता है कि आप अपने बिजनेस का आइडिया बताइए। मैं अपने बिजनेस का आइडिया बताता हूं बैंक को कि मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, आप मुझे लोन दीजिए, बढ़िया से मैं पैसे कमाऊंगा, फिर आपके लोन का इंटरेस्ट भी दूंगा। बैंक के लिए लोन का इंटरेस्ट एक इनकम है, लेकिन बैंक उसके पहले ये चेक करती है कि इसके आइडिया में दम है या नहीं। तो बैंक ना आपसे बोलती है कि मुझे आने वाले 5 साल का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दो, पहले से प्रोजेक्टेड वाला। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ कमिटमेंट कि वो होगा ही होगा, बट स्टिल बैंक वांट टू शो कि तुम जो बोल रहे हो ना उसको नंबर में कन्वर्ट करके दो। ऐसी हवाबाजी मत करो कि हाँ ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। ये बताओ कि ऐसा करने से नंबरों में क्या फर्क पड़ेगा, आपका रेवेन्यू कितना उठेगा, आपका प्रॉफिट कितना उठेगा, आपकी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये भी कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स हो गया कि आपने मार्केट से डेटा लिया, आपने कुछ अजम्पशंस लिए, अजम्पशन के बेसिस पर प्रोजेक्शन बनाए। लेकिन सर स्टैटिस्टिक्स की ये वाली जो फील्ड है ना, ये भी एक लिमिटेशन है इसमें, वो ये कि जितने भी प्रोजेक्शन होते हैं वो जरूर किसी ना किसी कंडीशन या अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं। आज तुम बिजनेस चालू कर रहे हो तो तुम आज की कंडीशन, आज के सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लोगे, लेकिन कल को अगर सिचुएशन चेंज हुई तो तुम्हारे नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे, तुम्हारे प्रोजेक्शंस भी बदल जाएंगे। तो ऑब्वियसली सर कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें, लेकिन लिमिटेशन बोल सकते हैं ना इसको, कि आप जो चीज एक बार प्रोजेक्ट करते हो जरूरी नहीं वैसी ही हो। आपके प्रोजेक्शंस जो हैं वो आपके अजम्पशन को चेंज करने से चेंज हो जाएंगे। बताइए समझ में आ रही बात? दिमाग की बत्ती जलाइए। प्रोजेक्शन मतलब फ्यूचर का कोई फिगर जो आपने आज किसी अजम्पशन बेसिस पर लिया है, अजम्पशन को चेंज किया वो फिगर भी चेंज हो जाएगा। दिमाग की बत्ती जल्दी। ठीक है, कौन कौन आ गया और भाई? और भी लोग आ गए। अक्षत आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुरसिमरन, निहारिका भी आ गई हैं, ज्ञान पांडे, वेरी नाइस। ठीक है जी, चलिए। तो ये हमारा एक और पॉइंट था सर जिसमें हमने ये देख लिया था। अब एक और दूसरा पॉइंट आता सर, अगला पॉइंट, जिसको कि हम बोलते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होता है सर? आज मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे एक आइडिया लेना है कि भाई लेट्स से कि मुझे कोई बिजनेस चालू करना है और मुझे आइडिया लेना है कि कस्टमर्स उसको कैसे रिसीव करेंगे, कस्टमर का रिएक्शन क्या रहेगा, तो मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ना, कोई भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कुछ लोगों का सैंपल उठाऊंगा कि ये 50 लोगों को बांटते हैं फ्री में, उनका रिएक्शन देखते हैं। अभी मेगा लॉन्चिंग मत करो, अभी मार्केट में मत लाओ, अभी कुछ लोगों पर सर्वे करो और उसके बेसिस पर पता करो क्या रिएक्शन है, फिर डिसीजन लो। इसको कहते हैं मार्केट रिसर्च। अब ये सारी रिसर्च आपको क्या लगता है, क्या ये सारी रिसर्च
पूरा पॉपुलेशन पर की जाती होगी या पॉपुलेशन का एक सेगमेंट लिया जाता होगा जिसे हम सैंपल बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं सर, बिल्कुल सैंपल। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सर्वेस की रिपोर्ट आती है, 55% भारतीय ये मानते हैं, 44% भारतीय ये मानते हैं। अरे भैया, तो आपको क्या लगता है कि पूरे 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 हर एक पब्लिक से सर्वे किया गया है क्या? 5,000, 6,000, 4,000 लोगों का एक सैंपल लिया गया, उसके डेटा के बेसिस पर डिसीजन दिया जाता है। तो आई होप सभी लोगों को सैंपल का मतलब पता है, ठीक है ना सर? सैंपल का मतलब सभी लोगों को पता है। तो इनका ये कहना है कि यार आज तुम एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो लेकिन सैंपल के बेसिस पर ले रहे हो। मान लो तुम्हारा सैंपल गलत निकला होता तो गड़बड़ हो जाएगी ना, समझना बात को। आज तुमने सैंपल के बेसिस पर डिसीजन ले लिया, तुमने सैंपल में 100 लोगों को रखा और वो 100 लोगों ने तुम्हारे प्रोडक्ट की काफी तारीफ करी, बहुत तारीफ करी, और तुमने बोला अरे वाह यार क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट को तो फटाफट लॉन्च करते हैं। तुमने उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया और बाद में पता चला फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो 100 लोगों के तुमने सैंपल लिया था ना, तुम्हारे दोस्त थे वो, अब वो 100 लोगों तो तुम्हारी तारीफ ही करेंगे ना, तुम्हें थोड़ी बोलेंगे कि उनको अच्छा नहीं लगा। तो सैंपलिंग भी सोच समझ के लेनी चाहिए। तो इनका ये कहने का मतलब है कि अगर सैंपलिंग के बेसिस पर तुम्हारे कंक्लूजन्स हैं, अगर तुमने इम्प्रॉपर सैंपलिंग करी तो तुम्हारा रिजल्ट भी इम्प्रॉपर हो जाएगा। कितने बच्चों को सैंपलिंग के फायदे नुकसान दोनों पता चल रहे हैं? देखो, अच्छी सैंपलिंग करी तो सैंपलिंग से ही काम हो जाएगा, मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पूरी पॉपुलेशन पर। लेकिन अगर सैंपलिंग गलत करी तो तुम्हारे डिसीजन गलत भी हो जाएंगे। तो सैंपलिंग बहुत सोच समझ के होनी चाहिए, ठीक है? वेरी गुड सर, सैंपलिंग बहुत सोच समझ के होनी चाहिए। अब इन चीजों को लेकर वैसे अगर मैं आपको बताऊं, सैंपल्स को लेकर ना एक वर्ड यूज होता है, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं कभी, चलो बताता हूं उसके बारे में। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रैंडम सैंपलिंग। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रैंडम सैंपलिंग। मतलब अगर आज तुम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ये सोच रहे हो ना कि मैं सैंपल में किसको किसको रखूं, तो एक बात इंश्योर करना कि वो रैंडम होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर तुम तुम्हारे पहचान वालों को करोगे तो वो तुम्हारी तारीफ ही करेंगे। तो जो तुम्हें इंडिपेंडेंट रिव्यू चाहिए ना तुम्हारे प्रोडक्ट का, तो तुम्हें कोई रैंडम लोगों को चुनना होगा, रैंडम। तो रैंडम सैंपलिंग अच्छी मानी जाती है। वैसे तो देखो, जब सीपीटी हुआ करता था तब सैंपलिंग करके एक प्रॉपर टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन अब उसे रिमूव कर दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक हमको समझ में आना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन या थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि सैंपलिंग का वैसे मतलब एक्चुअल में होता क्या है। डन सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी में वैसे आप लोग सुनोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रैंडम सैंपल का मतलब होता क्या है। चलिए आगे बढ़ता हूं अब मैं वापस टू द पॉइंट। तो अब लोग आ जाते हैं वापस से सर हमारे इस चीज में। कहां गया भैया डेस्कटॉप? ये आ गया, वापस आ जाते हैं यहां पर, ठीक है? तो ये था सर हमारा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पॉइंट की तरफ। व्हाट इज डेटा? डेटा के बारे में मैंने कल भी आपको थोड़ा सा बताया था। एनी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन शोन एज नंबर। तुम्हारी एज, ये भी तो एक डेटा है। तुम्हारा वेट, ये भी एक डेटा है। तुम्हारे क्लास 10th में क्या मार्क्स थे, ये भी एक डेटा है। तो डेटा, हर जगह डेटा ही डेटा है। यहां डेटा है, वहां डेटा है, जहां डेटा नहीं है वहां भी डेटा आ जाएगा। तो हर जगह डेटा ही डेटा है। दैट इज डेटा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन शोन एज नंबर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी। मैंने बताया था प्राइमरी ओरिजिनल डेटा, तुम ही ने उसे यूज किया है, तुम ही ने उसे बनाया है। और दूसरा है सर सेकेंडरी डेटा, ऑलरेडी किसी ने बनाया था, तुमने उसे यूज किया। डू यू रिमेंबर? किसी को पता यार, इंस्टाग्राम में रील्स आप देखते हो, रील्स, इंस्टाग्राम के अंदर रील्स आती हैं। रील्स में आप कभी देखना, आप कोई भी रील देख रहे होगे ना, और अगर आपको भी उसमें रील बनानी है तो आप उसी ऑडियो को यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप उस ऑडियो को यूज करोगे ना तो उस ऑडियो के ओनर का नाम आएगा या जिसने भी पब्लिश किया उसका नाम आएगा। हाउएवर, अगर आप ओरिजिनली कोई रील बनाते हो जिसमें ऑडियो भी आपका है तो नीचे लिखा आता है ओरिजिनल ऑडियो, फिर आपका यूजर नेम। कितने लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी है? डू यू नो दिस? भाई मैं ये नहीं बोल रहा जाके रील बना लेना, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होगा ना, दूसरों की रील देख के भी पता चल जाता है। तो अगर मैं कोई दूसरा ऑडियो उठा रहा हूं, किसी का ऑडियो उठा रहा हूं, दैट इज सेकेंडरी डेटा, और खुद का बना रहा हूं तो ओरिजिनल, दैट इज प्राइमरी डेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात समझ में आई। ठीक है सर, डन, वेरी गुड वेरी गुड। अरे तुम स्मार्ट बच्चे हो यार, इंस्टाग्राम की दुनिया में जीते हो, तुमको क्या बताने की जरूरत है, तुम पहले समझ गए होगे। चलिए, तो आज हम लोगों को सर वेरिएबल से कहानी शुरू करनी थी, एंड वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड।
तो चलिए सर वेरिएबल को समझते हैं। इट इज अ मेजरेबल डेटा, कोई भी ऐसा डेटा जिसे मेजर किया जा सकता हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, मेजर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूं वेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक एक स्टूडेंट का मैं अगर वेट मेजर करूंगा तो वो वैल्यू एक तो मेजर भी की जा सकती है और एक चेंज भी हो रही है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, है ना। इट्स नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, इट्स नॉट अ कांस्टेंट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेरिएबल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कांस्टेंट। दिस इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल इज व्हिच वेरीज। इसीलिए तो देखो ना, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड वेरी। वेरी मतलब बदलना, जो बदला जा सकता हो। नाउ वेरिएबल वाली चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है आपको। मैं इसकी इंग्लिश बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं सीधे आ जाता हूं सर कुछ और एग्जांपल्स में वेरिएबल्स को लेके, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स में आता हूं, तो मैं अब कलर चेंज कर देता हूं व्हाइट, और इसको मैं कर देता हूं रब। सर वेरिएबल जो है हमारे, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर इन अ रोज। पंखुड़ियां ये गुलाब की है। क्या मतलब होता है पेटल्स का? मतलब जैसे गुलाब का फूल है, ठीक है। अब तुम तो जानते हो बहुत सारी स्टोरीज, एक पत्ती तोड़ी फिर दूसरी पत्ती तोड़ी। तो जैसे पेड़ की या पौधों की पत्ती होती है ना, जो फूल की पत्तियां होती है ना, उसको हम पेटल्स बोलते हैं। अब मान लो मैंने तुमको एक टास्क दिया कि ये लो गुलाब का एक फूल और चेक करके बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ पेटल्स हैं। तो तुम एक एक पंखुड़ियां निकाले, तुमने एक एक पंखुड़ियां निकाली और एक एक को काउंट करने बैठ गए कि चलो 1 2 3 4। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, सर हो सकता है x की वैल्यू 20 हो सकता है x की वैल्यू 40, या मतलब वॉट एवर इट कैन बी, लेट्स से 26 हो, 24 हो। लेकिन क्या x की वैल्यू ऐसी हो सकती है 20.3042, 26.31? बताओ, क्या ऐसी वैल्यूज पॉसिबल हैं नंबर ऑफ पेटल्स की, कि तुमने पेटल्स गिने और पेटल्स की वैल्यू 20.42, 26.31 ऐसी वैल्यूज आ रही हैं? इज इट पॉसिबल? बताइए। आय हाय हाय हाय, चैट बॉक्स को देखो क्या सुंदर सुंदर दिख रहा है चैट बॉक्स। नहीं सर, ऐसे पॉइंट में नहीं हो सकती वैल्यूज, इसकी वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती सर, नॉट पॉसिबल। हाउ कैन इट बी इन द पॉइंट? बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, अनदर वेरिएबल। लेट मी टेक अनदर वेरिएबल। उस दूसरे वेरिएबल का नाम मैं रखता हूं, इसको x1 रख देता हूं और इसको x2 रखता हूं, x2। और x2 क्या है सर, मैं बताता हूं आप लोगों को। x2 इज एज, या एज भी रहने दो चलो, वेट ऑफ, या वेट, बस वेट। x2 इज वेट। तो x1 था नंबर ऑफ पेटल्स और x2 है वेट ऑफ द पर्सन। अब मुझे बताइए, कोई भी पर्सन का वेट 62 kg हो सकता है क्या? हो सकता है सर। 63 kg हो सकता है? हो सकता है सर। क्या 62.5 हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? इसके बारे में बताइए। क्या किसी का वेट 62.5 हो सकता है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ वेट इन पॉइंट 62.5 kg? इज इट पॉसिबल? सर पॉसिबल तो है, बिल्कुल पॉसिबल है। वेट एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू काफी 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 कम कम में भी चेंज होती है। ठीक है सर, 62.5 होगा, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी का वेट 62.20 हो? यह भी पॉसिबल है सर। ऐसा पॉसिबल है कि किसी का वेट 62.01 हो? अगर आप कोई ऐसी डिवाइस लेकर आ जाते हो जो बहुत माइन्यूट वेट भी निकाल दे, मिलीग्राम भी निकाल दे, नैनोग्राम भी निकाल दे, तो यह भी पॉसिबल है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं फॉर द एग्जाम्पल ऑफ वेट, एज फार एज वेट इज कंसर्न, अगर मैं वेट की बात करूं और आपसे यह बोलूं कि 62 kg एंड 63 kg के बीच में बताओ कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? क्या आप काउंट करके मुझे बता सकते हो कि हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेट आर पॉसिबल बिटवीन 62 एंड 63? बताओ काउंट करके।
62 केजी से लेकर 63 केजी के बीच में हाउ मेनी यूनिक डिफरेंट वैल्यूज आर पॉसिबल? काउंट करके बताओ, चलो चलो काउंट करके बताओ। सर नहीं निकाल सकते, इनफाइनाइट, क्योंकि 62.01, 62.001, 62.02, 62.21, 12, 13, इट्स अ वेट। वेट कैन टेक एज मेनी एज वैल्यूज एज पॉसिबल। समझ रहे हो बात को? वही अगर मैं तुमसे यहां पर बोलता कि बताओ इन केस ऑफ पेटल्स 20 से लेके 21 के बीच में कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, मैं बोलूंगा एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, या तो 20 या तो 21, बस बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बात को आप? या तो 20 या 21, बीच में कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं। तो सर एक बात ध्यान से समझिएगा, अब मैं आपको ना नंबर लाइन बना के समझाता हूं ये वाली चीज। आपका कोई भी वेरिएबल ऐसा हो ना जिनकी वैल्यूज ऐसे दूर दूर रह रही हो, दूर दूर मतलब सोशल डिस्टेंस का पालन कर रही हो, 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, ये होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। और मान लो कि आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसमें आपकी जो वैल्यूज हैं, जैसे एक 61 हुई, फिर 62 हुई, फिर 63 हुई, लेकिन इसके बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं, इसके बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, 62.1, 2, 3, 4, पता नहीं क्या 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 हो सकता है, ये कहलाता है कंटिन्यूस। तो यहां देखो आप गैप है, यहां से सीधे जंप करोगे, यहां से सीधे जंप करोगे यहां, लेकिन इधर कंटिन्यूटी है। कितने लोगों को कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल के बीच में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाइए। आर यू गाइस गेटिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल? उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे। गुड, चलो अब मैं जाता हूं डेफिनेशन में और अब आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए जल्दी। सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल, ये देखो, व्हेन अ वेरिएबल अज्यूम्स अ फाइनाइट, या फिर मान लो फाइनाइट ना भी हो लेकिन काउंटेबल, जिसे काउंट किया जा सकता हो। अरे यहां पर तो ये चीज चलती नहीं है ना, या तो फाइनाइट या तो काउंटेबली इनफाइनाइट, लेकिन आइसोलेटेड वैल्यू, मतलब अलग 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 अलग, कंटिन्यूटी में नहीं, चिपकी हुई है, चिपकी हुई नहीं है सर, अलग 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 वैल्यू, 60, 61, 62, 63। जैसे कि नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, ये देखो आप इनको गिन सकते हो ना आप, ये देखो पंखुड़ियां गुलाब की, आप इन्हें गिन सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं, नंबर ऑफ हेड्स while throwing a coin for 4 times। एक बात बताना, आपने हाथ में कॉइन लिया, उसको उछाला, 4 बार उछाला, ऐसा हो सकता है सर कि पहली बार में हेड आया हो, दूसरी बार में हेड आया हो, फिर टेल आया हो, फिर हेड आया हो? हाँ सर। तो क्या नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू 3 हो सकती है? 3, हाँ सर 3 हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उछाला हो और पहले टेल आया हो, फिर टेल आया हो, फिर हेड आया हो, फिर हेड आया हो, मतलब एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो मैं आपको बताऊं, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है कि भाई चारों के चारों टेल आ जाए, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन क्या नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में 1.5, 1.05, 1.21, 1.32 ऐसा कुछ हो सकता है? नो सर। मतलब डेफिनेट वैल्यूज है, अलग अलग वैल्यूज हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, कंटिन्यूस वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो गुड, बहुत शानदार। तो ये था सर आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। अब आते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में, ये बढ़िया है सर। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बोलता है व्हेन वेरिएबल अज्यूम्स एनी वैल्यू फ्रॉम द गिवन इंटरवल, एनी वैल्यू फ्रॉम द गिवन इंटरवल, 62 केजी से लेकर 63 केजी तक। भाई इतनी वैल्यूज पॉसिबल है कि तुम बता भी नहीं सकते। so many values are possible, so many values are possible। I hope आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो when a variable assumes any value from the given interval, it can also be in decimals, it can also be in fractions। For example height, for example weight, and for example ये क्या आ गया सर? ये 2 एग्जाम्पल को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, जो करेंसी है, जो मनी है, ये डिस्क्रीट होना चाहिए या कॉन्टिन्यूस होना चाहिए? चलो इसके बारे में थोड़ा बात भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए भाई मुझे आप लोग, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या मानना है? मैं तो सिर्फ वहां पर गलती से लिख दिया होऊंगा भाई, शायद वहां पर गलती से लिख दिया होऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनी
ये क्या है? आपको डेफिनेशन ऑलरेडी पता, क्या लगता है आपको, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस? निहारिका कॉन्टिन्यूस बोल रही है भाई। जो कॉन्टिन्यूस बोल रहा है रीजन भी बताना। व्हाट डू यू थिंक? मनी के बारे में क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी? निहारिका इनफाइनाइट बोल रही हैं, बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूस बोल रहे हैं। क्यों यार, क्यों? मुझे तो यार डिस्क्रीट लग रहा है। आज मैं तुमको या तो 2 रुपए दूंगा, या 3 रुपए दूंगा, या 4 रुपए दूंगा, 5 रुपए दूंगा। 2.4578 रुपीज थोड़ी दे सकता हूं तुमको। बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग यार? डिस्क्रीट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो डिस्क्रीट होना चाहिए यार। तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। हाँ, अब तो चलता ही नहीं। निक्की बिल्कुल सही बात बोल रही। हाँ ठीक है, पेटीएम यूज करते हो, फिर भी इनफाइनाइट वैल्यू तो नहीं होती ना अंशुल। इनफाइनाइट वैल्यू थोड़ी होती है। ऐसा थोड़ी है कि 100 रुपए और 101 रुपए के बीच में, ₹100, ठीक है, एंड ₹101, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज थोड़ी पॉसिबल है क्या? इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल? अब मैं आपको समझाता हूं इसके साथ लोचा क्या है सर। मनी के साथ लोचा क्या है ये समझते हैं सर हम लोग। मनी के साथ थोड़ा लोचा अलग है भाई, ध्यान से सुनना। सर मनी जो है ना, मनी जनरली मतलब रेगुलर करेंसी के यूज में, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हो, आई विल से कि मनी इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन सर हम लोग ना कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं थोड़ा सा, कि हमारे लिए मनी इज नॉट जस्ट कि ट्रांजैक्शन का पैसा लेना देना। आप जब एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप अकाउंटिंग के अंदर बार बार वैल्यूज लेते हो। आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहां भी बार बार रुपीज में आंसर निकालोगे, तब आपके आंसर पॉइंट्स में भी आते हैं। तो आपके लिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट यू विल टेक इट एज अ कंटिन्यूस वेरिएबल। अब मैं आपको ये वाली चीज ना एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो भाई जो मैं बोल रहा था जनरली वाली बात, तो जनरली तो वैसा ही होना चाहिए कि मनी शुड बी डिस्क्रीट। लेकिन अब ध्यान से देखो, जैसे कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं जहां समझ रहे हैं कि मनी हम लोग क्यों कंटिन्यूस लेने वाले हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल लगा है 10,000 रुपीज का, वेजेस लगी है 5,000 रुपीज की, और अदर कॉस्ट लगी है 3,500 रुपीज की। पहले तो टोटल कॉस्ट बताइए सारे बच्चे यहाँ की, टोटल कॉस्ट बताइए सारे लोग यहाँ पर, कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है? कैलसी भी चला के देखें थोड़ा सा इसमें। कैलसी अभी तक चलाया नहीं मैंने। हाँ खुल गया भाई कैलसी। चलो थोड़ा चला लें। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,500, ये आ रहा है सर 18,500। 18,500 आ रहा है मेरा टोटल कॉस्ट। ठीक है, नाउ 18,500 रुपीज में तुम्हारी जो गुड्स है ना उसकी 60 यूनिट्स बनी है। 18,500 रुपीज में तुम्हारे गुड्स की 60 यूनिट्स बनकर तैयार हुई हैं। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट? सर इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 60 से। सर 308.33333333। अब आप समझ रहे हो, ये जो आपने निकाला ये भी तो रुपीज में, ये भी तो रुपीज में। तो इस चक्कर में एक कॉमर्शियल स्टूडेंट जिसको कि बहुत सारे कॉस्ट के कंप्यूटेशंस, वैल्यू के कंप्यूटेशंस करने होते हैं जो कि रुपीज में होते हैं, जो करेंसी में होते हैं, तो उन सारी चीजों को सर ऑब्वियसली हम लोग पॉइंट में कई बार लेते हैं। भले उसका लेन देन ना हो बट पॉइंट में यूज तो होता है ना। दैट्स व्हाई द मनी इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस वेरिएबल फॉर अवर पॉइंट ऑफ व्यू। कितने लोगों को वाई मनी इज कॉन्टिन्यूअस ये बात समझ में आ गई? दिमाग की बत्ती जलाइए। तो फिर से वही बोलूंगा, जनरली डिस्क्रीट, फॉर अस, हमारे लिए, हमारे सिलेबस में इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो आपको कंटिन्यूअस याद रखना है, ठीक है। मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है, बताइए सेल्स ऑफ अ कंपनी कॉन्टिन्यूअस, बताइए प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। इस तरीके से आंसर देना, ठीक है। आपके पास अगर सवाल आता है तो यू हैव टू टेक इट एज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। फॉर यू गाइज इट इज कॉन्टिन्यूअस। कूल, नो प्रॉब्लम। चलिए गुड, तो ये हो गया सर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का। अब हम लोग सर पहले टॉपिक में आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, देयर आर 3 मेजर पिलर्स ऑफ द कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट: कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
तो उसमें से सर हम पहला टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। आई एम रेडी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी तैयार होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फटाफट। और भाई मजा आ रहा है? बाकी एवरीथिंग इज गोइंग गुड? ऑडियो सही चल रहा है ना? मैं एक बार ऑडियो चेक कर लेता हूं यार, थोड़ा सा मुझे पहले आवाज तेज लग रही थी, आज मैंने कम करी है। ऑडियो सही चल रहा है ना? मैं एक बार सही चल रहा है भाई। ऑल गुड, ऑल गुड, एकदम बढ़िया चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। सो कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन, डेटा इकट्ठा कैसे किया जाए, डेटा इकट्ठा कैसे किया जाए। तो बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स होती हैं डेटा कलेक्ट करने की। चलिए एक एक करके शुरू करेंगे। छोटा सा पॉइंट है, थ्योरी क्वेश्चंस इससे बढ़िया से बनते हैं, आराम से समझ में भी आता है। तो देयर आर 4 बेसिक मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक होता है इंटरव्यू मेथड, एक होता है मेल्ड क्वेश्चनआयर, एक ऑब्जर्वेशन और एक क्वेश्चनआयर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। ये 4 मेथड है। लेकिन यार यहां पर मैंने एक बात लिखी है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। अब सवाल ये उठता है, वाई प्राइमरी ओनली? आपको तो कलेक्शन ऑफ डेटा लिखना चाहिए था, आपने सिर्फ प्राइमरी क्यों लिखा हुआ है? एनीबडी कैन टेल मी कि मैंने यहां क्यों प्राइमरी लिखा है? मैं आप लोगों से पूछता हूं ये सवाल, मुझे नहीं पता इसका आंसर। मैंने यहां पर प्राइमरी वर्ड क्यों लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ ओनली प्राइमरी डेटा? बताइए बेटा। इस चैप्टर के लिए ये सेकेंड ही लेक्चर है यादव जी, तो आप बिल्कुल यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं बंटी भाई। फर्स्ट डेटा कलेक्शन है, सेकेंडरी तो ऑलरेडी कलेक्टेड है। अरे वाह नेहा, तुमने तो दिल जीत लिया यार, क्या बात बोल दी, एकदम परफेक्ट टू द पॉइंट। अरे सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट हमें थोड़ी करना है, वो तो कॉपी पेस्ट करना है, वो तो ऑलरेडी कलेक्टेड है। बिल्कुल कूल बात है, बिल्कुल सही बात है, सुपर्ब। बिकॉज इन्वेस्टिगेटेड उसका यूज करते हैं, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया सर कि सेकेंडरी डेटा तो किसी और को कलेक्ट करना है, तो मुझे तो करना नहीं है। तो जो डेटा मुझे कलेक्ट करना है वो तो वैसे भी प्राइमरी डेटा है, तो ऑब्वियसली जब आप कलेक्शन टॉपिक पढ़ोगे प्राइमरी डेटा के लिए पढ़ोगे। डन है भाई, सॉर्टेड काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया कि व्हाई आई एम ओनली यूजिंग द वर्ड प्राइमरी हियर। चलो पहली मेथड इंटरव्यू मेथड में चलते हैं सर हम लोग। मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं इंटरव्यू मेथड के लिए, तो आपको मजा आएगा समझने में। मैं स्कूल में टीचर हूं, ठीक है, मैंने कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया है, मैं स्कूल में टीचर हूं, अज्यूम करता हूं, और तुम लोग जो है स्कूल को स्टूडेंट हो, छोटे क्लास 6th के हो, क्लास 5th के हो, बहुत ज्यादा मस्ती करते हो, बहुत ज्यादा उधम करते हो, ठीक है। अब आप में से मैंने किसी एक स्टूडेंट को उठाया, आप में से मैंने किसी एक प्रथमेश को उठाया। मैंने प्रथमेश जो है बहुत शरारती बच्चा था, ठीक है। अब प्रथमेश को मैंने उठाया और प्रथमेश को मैंने रिपोर्ट कार्ड दिया उसका, मैंने बोला ये लो रिपोर्ट कार्ड, पापा से साइन करवा के लाना, ठीक है। ये प्रथमेश तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है, ये पापा से साइन करवा के लाना, ठीक है। अब प्रथमेश जो है भाई, प्रथमेश जो है अब आ ही नहीं रहे, गायब है भाई, 2-3 दिन से गायब है, स्कूल ही नहीं आ रहे वापस। जब से मैंने बोल दिया कि रिपोर्ट कार्ड पापा से साइन करवा के लाना, स्कूल में आता ही पता नहीं उनका, गायब एकदम। मुझे एक दिन लगा कि यार हुआ क्या है, चलो इसके घर चलता हूं। तो मैंने स्कूल का डेटाबेस चेक किया, इसका एड्रेस लिया और मैंने बोला आज मैं प्रथमेश के घर जाऊंगा। मैं प्रथमेश के घर गया, मैंने बोला प्रथमेश का इंटरव्यू लूंगा, मैं प्रथमेश से पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहां रह गया प्रथमेश, प्रथमेश से पूछूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं घर पहुंचा और मुझे प्रथमेश मिल गया। अब यहां देखो, यहां पर ना मैं एक डेटा कलेक्ट करने गया था, ऐसा मान सकते हो आप कि जो जो बच्चे परेशान कर रहे थे वॉट, उनका एक डेटा कलेक्ट करने गया था कि भाई उनका घर से फीडबैक क्या है, क्यों ये स्कूल नहीं आ रहे, या फिर आ रहे हैं तो क्यों पढ़ नहीं रहे, प्रॉब्लम क्या है। मतलब जस्ट एक डेटा कलेक्ट करने गया था कि स्टूडेंट जो है उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके लिए मैं गया था घर, ठीक है। तो मुझे प्रथमेश मिल गया और मैंने प्रथमेश से ही चीजें पूछ ली। मुझे प्रथमेश के बारे में जानकारी चाहिए थी और मैंने प्रथमेश को ही आमने सामने रखकर पूछ लिया, क्यों भाई क्यों नहीं आ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, सब कुछ मैंने पूछा उससे, रिजल्ट उसका देखा, सब कुछ किया। ये था डायरेक्ट इंटरव्यू। मतलब जिसके बारे में मुझे डेटा चाहिए, जिसके बारे में मैं उसी से मिलने जा रहा हूं, जिसके बारे में मुझे डेटा चाहिए मैं उसी से मिलने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको सर्वे का मैंने काम दिया और सर्वे में आपको मैंने ये बोला कि आप सारे दुकानदारों के पास जाइए और उनसे पूछिए
कि कितने लोगों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनता है, पेटीएम, फोन पे ये सब यूज करते बनता है, कितनों को नहीं बनता है। तो आप अगर किसी शॉप में जाते हो और उसी व्यक्ति से, जो ओनर है दुकान का, उसी से पूछ लेते हो कि आप पेटीएम चलाना जानते हो, आप फोन पे चलाना जानते हो, तो ये हो गया डायरेक्ट इंटरव्यू। रिस्पोंडेंट करके एक वर्ड होता है, जिस व्यक्ति से डेटा चाहिए अगर उसी से डायरेक्ट बात कर ली, डायरेक्टली विद रिस्पोंडेंट, दैट इज डायरेक्ट इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन मान लो मैं गया और दुकानदार मुझे नहीं मिला, दुकानदार तो नहीं मिला लेकिन दुकानदार का जो स्टाफ था वो मुझे मिला, शॉपकीपर का स्टाफ, और मैंने स्टाफ से पूछ लिया, क्यों तुम्हारे सेठ जी फोन पे और गूगल पे चलाना जानते हैं? अब कुछ जगह पर ऐसा हुआ होगा कि स्टाफ बोला होगा नहीं नहीं हमें नहीं पता, और कुछ जगह पर स्टाफ स्मार्ट होगा, बोलेगा हाँ हाँ हमारे सेठ जी तो फोन पे चलाना बढ़िया से जानते हैं, हम तो रोज देखते हैं, अभी खाना खाने गए हैं लेकिन सब उनको बनता है, बढ़िया से बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपने क्या किया, रिस्पोंडेंट तो आपको नहीं मिला लेकिन रिस्पोंडेंट से जुड़े हुए लोगों से आपने कुछ बातें समझ ली, रिस्पोंडेंट से जुड़े हुए लोगों से आपने कुछ बात पूछ ली, और उसी को सर हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तो कहने का मतलब, इंटरव्यू का सिंपल सा मतलब है कि जिससे डेटा चाहिए उससे जाके फिजिकली मिलो, उससे मिलकर आओ, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू, उसी पर्सन से मिल लिए। और अगर मान लो कि वो पर्सन ना मिले और उससे जुड़े हुए दूसरे लोगों से उसका डेटा मिल जाए, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं सर हमारे फिजिकल इंटरव्यूज में, पर्सनल इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू। ये देखिए, वेयर डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब समझ गए आप, जिस व्यक्ति से मुझे रिस्पॉन्स लेना था, जिसके रिगार्डिंग ये डेटा था, अगर मैं डायरेक्टली उससे मिल जाता हूं, देन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा, पर्सनल इंटरव्यू, अगर ये मेथड है तो। जैसे कि डोर टू डोर सर्वे, आप घर में जाते हो, डोर टू डोर सर्वे। एक और एग्जांपल है नेचुरल कैलेमिटी। अब ये जो एग्जांपल दिया ना भाई, ये एग्जांपल ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल में दिया है, इसलिए ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ICAI ने बोला कि डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड नेचुरल कैलेमिटी में काम आती है। मतलब मान लीजिए, लेट अस से डिजास्टर आया, ठीक है, कहीं पर कोई फ्लड वर्ड हो गया, तो यार उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग ना अब नेट से पता नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पर तो लाइट वाइट चली गई है, सब कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फोन लाइन बंद हो गई है। तो अगर न्यूज चैनल वालों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो उनके संवाददाता खुद जाते हैं उस प्लेस पर, है ना, टफ जगह पर जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो तैर कर भी जाते हैं बोट से, लेकिन वो खबर लेकर आते हैं। तो उनका कहना है कि अगर नेचुरल कैलेमिटी जैसी सिचुएशन होती है तो भाई साहब डायरेक्ट इंटरव्यू बहुत बढ़िया कारगर मेथड है डेटा कलेक्ट करने का। समझ में आ रहा, थोड़ा सा फील कर पा रहे हो? यस सर, पर्सनली देखना पड़ेगा। नाउ अगर इनडायरेक्ट इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने बोला व्हेन रीचिंग द रिस्पोंडेंट इज डिफिकल्ट, जब रिस्पोंडेंट से मिल पाना थोड़ा मुश्किल है तो डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है बाय कॉन्टेक्टिंग एसोसिएटेड पर्संस। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, रेल एक्सीडेंट। कैसे रेल एक्सीडेंट? समझो, मान लो कि कानपुर से एक ट्रेन निकली है और अभी तक झांसी पहुंची नहीं है। कानपुर से झांसी के बीच में कहीं एक आउटर एरिया में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, डीरेलमेंट हो गया ट्रेन का। अभी हुआ था 3-4 दिन पहले एक डीरेलमेंट का केस भी आया था। तो ये जो रेल एक्सीडेंट हुआ है, अब ना जो रिपोर्टर है वो भी वहां पहुंच नहीं पाएगा तुरंत। पता क्यों? क्योंकि देखो रोड लाइन होती है तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रेन कहीं रिमोट एरिया में, उसका कोई रूट नहीं है, तो कैसे जाओगे? पटरी में थोड़ी जाओगे कार लेके। समझ रहे हो बात को? ट्रेन के ट्रैक में तो जा नहीं पाओगे। तो ऐसे केस में रिपोर्टर सबसे पहले कहां जाएगा? दोनों रेलवे स्टेशन में जाएगा। झांसी वाला संवाददाता झांसी में जाएगा, कानपुर वाला संवाददाता कानपुर में जाएगा, और वहां पर स्टेशन मास्टर से पूछेगा कि क्या हुआ, कौन सी ट्रेन थी, कितने पैसेंजर सवार थे, कितने बजे निकली थी, क्या प्रॉब्लम आ गई, क्यों ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। समझ रहे हो आप बात को गाइस? तो जब आप रिस्पोंडेंट तक नहीं पहुंच पाते तो डेटा उनसे जुड़े हुए लोगों से पूछा जाता है, दैट इज रेल एक्सीडेंट। बताइए, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब ना इसके एक्सेप्शन है। इसके एक्सेप्शन मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि रेल एक्सीडेंट सिटी में हो गया हो और रेल एक्सीडेंट में सीधे वो स्पॉट पर पहुंच गए हो चश्मदीद गवाह, हो तो सकता है सर। और ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल कैलेमिटी होते हुए भी बिना जाए तुम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दोनों चीजें पॉसिबल है। बट एक बात बता दूं आपको मैं, बिकॉज दिस इज ICAI एग्जाम्पल, तो ये आपको रटना पड़ेगा, मैं अभी बता दे रहा हूं, है ना। इस पे ज्यादा सवाल मत करना। मैं खुद एग्री करता हूं कि ये एग्जाम्पल कोई ऐसे डेफिनेट एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन हमको रटने पड़ेंगे, बिकॉज सर कई बार MCQ आ जाता है सीधे कि बताइए
नेचुरल कैलेमिटी के केस में कौन सी मेथड फेवरेबल होती है? तो मैंने बोला नेचुरल कैलेमिटी अगर आ गया क्वेश्चन में तो डेफिनेटली आपको याद रखना है सर पर्सनल इंटरव्यू या डायरेक्ट इंटरव्यू। पर्सनल ऑब्लिक डायरेक्ट इंटरव्यू भी इसे कहा जाता है, दोनों में से जो भी आ जाए ऑप्शन में। और वही अगर आपसे कभी सवाल पूछ लिया जाए कि रेल एक्सीडेंट है, तो रेल एक्सीडेंट में डेटा कलेक्शन के लिए कौन सी मेथड फेवरेबल होगी? तो मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तो आप समझ रहे हो मैं आपको क्यों रटवा रहा हूं? क्योंकि ऐसे एमसीक्यू आ जाते हैं कई बार जो बुक की कंटेंट को एज इट इज कॉपी करके एमसीक्यू बने रहते हैं। तो तब आप पूरी तरह एग्री ना भी करो ना, तो भी आपको ये बात एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी, चाहे आप एग्री करो चाहे ना करो। ठीक है, चाहे आप एग्री करो चाहे ना करो, आपको ये बात एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा है, मतलब है, बात खत्म। ठीक है, अब तीसरी मेथड आती है सर, थोड़ी कम काम की मेथड है, कम काम की मेथड है टेलीफोनिक इंटरव्यू। आज अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, मैं एज अ टीचर अभी कोविड के समय में हर जगह घर तो जाऊंगा नहीं, तो मैंने फोन करके सब जगह पता कर लिया। अब कुछ केसेस में तो फोन से अच्छा डेटा कलेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं होता। जैसे सर्वे, आज अगर तुम सर्वे करने जाते हो तो तुम किसी शॉप में जाओगे, उनसे बात करोगे, वो फिर भी तुमको थोड़ी रिस्पेक्ट दे देंगे। लेकिन अगर तुम फोन करोगे ना और बोलोगे भाई साहब मैं इस एजेंसी से बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा डेटा कलेक्शन के लिए आपकी दुकान की कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी, अरे रखो फोन, बिजी हूं अभी मैं, कस्टमर खड़े हुए हैं और यहां पर डेटा कलेक्ट करने आ गए। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? तो भाई फेस टू फेस जाकर डेटा कलेक्ट करने में हो सकता है कि तुम्हें सामने वाला अच्छे से रिस्पेक्ट दे के डेटा बता भी दे, लेकिन फोन में तो भाई गजब बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि आजकल वैसे ही स्पैम कॉल के यह जमाना आ गया है कि भाई गजब बेइज्जती हो जाती है। इसलिए टेलीफोनिक इंटरव्यू को बोला जाता है कि जब आपका डेटा ओवर द फोन कलेक्ट किया जा रहा है। अब ये मेथड क्विक है, क्विक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक दिन में तुम कितने लोगों से मिलोगे उसमें लिमिटेशन है, लेकिन फोन ज्यादा लोगों को कर सकते हो, तो कम समय में ज्यादा कवरेज हो जाएगी। लेकिन सर नॉन एक्सपेंसिव भी है, खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा। विजिट करने में तो तुम्हें गाड़ी का पेट्रोल लग जाएगा, या ऑटो से जाओगे तो उसका खर्चा लग जाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन ये तो फायदे बताए हैं, इसका नुकसान पता है, उसमें डेटा तुम्हें सामने वाला देगा ही नहीं, देगा भी तो झूठा डेटा देगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी। देखो तुम सामने किसी से इंटरव्यू करते हो ना, तो उसकी फेस रीडिंग करके समझ सकते हो कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाता सर। टेलीफोन में तुम नहीं चेक कर पाओगे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसीलिए बड़े डिसीजन जो होते हैं मीटिंग लेके ही होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा बड़े बड़े सीईओ लोग जो है उनके पास वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होता, क्या होता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े डिसीजन की कंपनी एक्वायर करनी है तो वहां पर जाके वो पर्सनल मीटिंग करेंगे। पर्सनल मीटिंग की बात ही अलग रहती है, ठीक है ना। तो दैट्स द डिफरेंस यार। तो ये 3 मेथड हो गई आपकी। अब ये 3 मेथड से जुड़े हुए एमसीक्यू कैसे बनते हैं वो देखते हैं सर। ये एमसीक्यू बनता है डेटा की एक्यूरेसी, डेटा की एक्यूरेसी हाई होगी या लो होगी ये चेक करना है सर हमको। तो मैंने बोला देखो पर्सनल इंटरव्यू में तो डेटा की एक्यूरेसी हाई होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति का डेटा है उसी से पूछ रहा हूं। इनडायरेक्ट इंटरव्यू में भी हाई होगी, क्योंकि उससे जुड़े हुए उन लोगों से पूछ रहे हो जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो, कम से कम तुम मिलके आ रहे हो उनसे। लेकिन टेलीफोन में सर तुम्हारी एक्यूरेसी जो है लो हो जाएगी। तो अगर एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो हाई एक्यूरेसी होती है पर्सनल और इनडायरेक्ट इंटरव्यू में, और टेलीफोन में लो होती है। अगर तुम हाईएस्ट की बात करोगे तो वो पर्सनल इंटरव्यू में। ऐसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि बताए इन तीनों में से कहां पर डेटा एक्यूरेटली कलेक्ट होगा, ज्यादा अच्छा कलेक्ट होगा, ठीक है सर। फिर कवरेज, कवरेज मतलब कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। सर अगर मैं एक एक से मिलने जाऊंगा ना तो बड़ा लो कवरेज रहेगा, लिमिटेशन रहेगी। इनडायरेक्ट में भी मुझे एक एक से मिलना है, यहां भी लो कवरेज। लेकिन फोन तो मैं धड़ल्ले से लगा सकता हूं, और मैं क्या 3-4 दोस्तों को भी बोल दूंगा तुम भी फोन लगाओ, ये सर हाई कवरेज, हाई है। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स मतलब गजब बेइज्जती। क्या बात करो सर आप, हाँ नॉन रिस्पॉन्स मतलब क्या, कि तुम गए सामने वाले ने डेटा ही नहीं दिया, तुमने मांगा और सामने वाले ने डेटा ही नहीं दिया, गजब बेइज्जती। तो नॉन रिस्पॉन्स कहां पे हाई होगा सर, यहां पर फिर भी कम चांसेस है नॉन रिस्पॉन्स के, क्योंकि तुम सामने वाले से मिलने गए हो तो इतनी ह्यूमैनिटी तो होती है। इनडायरेक्ट में भी कम है कि चलो भाई
वहां भी तुम पर्सन से फिजिकली मिल रहे हो, लेकिन टेलीफोन में गजब बेइज्जती तो एकदम गजब वाली हो जाती है भाई, बड़ी हाई गजब बेइज्जती होती है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए? चलो गुड। तो ये था आपका एमसीक्यू, यहां से बन सकता है। तो ये चीज एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए इसको, और समझ में आ जाए तो दिमाग की बत्ती जलाइएगा। टेलीफोन पर भी इनडायरेक्ट ही है ना? नहीं बेटा, इंटरव्यू में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग हो गए, और टेलीफोन में तो टेलीफोन तो अपने आप में अलग मोड हो गया। अब टेलीफोन में फिर वैसा नहीं है कि टेलीफोन में किसको फोन कर रहा हूं, ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट को ही फोन करूंगा। टेलीफोन में ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट को ही फोन करूंगा। ठीक है, तो टेलीफोन में फिर इनडायरेक्ट वाले की कोई बात नहीं होती। तो टेलीफोन टेलीफोन है, उसमें फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग देखेंगे सर मेल्ड क्वेश्चनआयर मेथड। एक और मेथड होती है, मेथड नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एज मेल्ड क्वेश्चनआयर मेथड। अब ये क्वेश्चनआयर क्या होता है सर? देखो बेटा, क्वेश्चनआयर का मतलब होता है, क्वेश्चनआयर का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपने प्रॉपरली बढ़िया लैंग्वेज में एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख दिया है कि ये सवाल हैं, नीचे खाली जगह छोड़ दी, फिर सवाल, फिर खाली जगह, एक तरह से फॉर्म। जैसे आपके पास गूगल फॉर्म आपने कभी भरा होगा ऑनलाइन, वो भी एक तरह का क्वेश्चनआयर है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन लिखा होता है और नीचे उसका स्पेस होता है और बताया जाता है कि क्या आंसर लिखना है, एक सजेशन भी होता है, गाइडेंस भी होती है। दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चनआयर। तो इन दिस मेथड एक वेल ड्राफ्टेड, बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट करके और एक प्रॉपर साउंड सीक्वेंस के साथ एक क्वेश्चनआयर बनाया जाता है पहले तो। ठीक है सर, पहले हम लोग ड्राफ्ट करके एक क्वेश्चनआयर बनाएंगे जिसमें हमें जो जो डेटा कलेक्ट करना है वो लिख देंगे, जिसमें कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट की कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट है वो कर लेंगे, और फिर उसे हम सेंड कर देंगे रिस्पोंडेंट को। तो जिससे हमको डेटा चाहिए हम उसे वो कागज भेज देंगे कि वो जाके उसे फाइल कर दे, उसमें वो फॉर्म फिल कर दे। अब देखो इस मेथड में क्या खास बात है, इस मेथड में ना तो तुम उससे मिलने जा रहे हो, ना तो तुम फोन कर रहे हो उसको, सिर्फ चिट्ठी भेज रहे हो। क्या लगता है तुमको यहां पर जो नॉन रिस्पॉन्स होगा वो हाई होगा या लो होगा? नॉन रिस्पॉन्स मतलब गजब बेइज्जती, जवाब ही नहीं दिया उसने, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, वो हाई होगा या लो होगा? सर बहुत हाई होगा। मिलने गए ज्यादा इज्जत मिलेगी, फोन किया फिर भी ठीक है, सिर्फ चिट्ठी भेज दी, आप बताओ ना, तुम्हारे यहां कोई शादी का इनविटेशन लेकर आता है कि नहीं, नहीं आपको आना ही है, सब परिवार आना है, तुम पक्का जाओगे। फोन करते हैं तो भी जाओगे, हाँ 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 आता हूं आता हूं आता हूं। सिर्फ पत्रिका आ जाती है, ठीक है देख लेंगे, हुआ तो जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे। क्या आप इस बात को फील कर पा रहे हो भाई? शादी के कार्ड को एग्जाम्पल लेकर समझ लो ना तुम। ठीक है, चलो बढ़िया सर। तो इसका फायदा एक ही है कि कवरेज बहुत ज्यादा वाइड है। क्यों? अपन ने एक बार फॉर्म लिखा, फोटोकॉपी करवा दी 500 और 500 लोगों को पोस्ट कर दिया, या तो ईमेल कर दिया या चिट्ठी भेज दी। तो कवरेज तो वाइड है, एकदम जबरदस्त लोगों तक पहुंचा सकते हो तुम, लेकिन नॉन रिस्पॉन्स विल बी मैक्सिमम। मतलब यहां है GGB, ये नया वर्ड बच्चों ने बनाया, घनघोर बेइज्जती। बताओ, यहां घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना? तो ये था सर हमारा GGB, और अब हम चलते अगली मेथड में, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसका मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैंने क्लास में, ऑफलाइन क्लास चल रही मान लो अपन लोगों की, ठीक है, मैंने ऑफलाइन क्लास में बोला बेटा तुम्हारा वेट क्या है, तुमने बताया। मतलब मुझे ना एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का वेट जो है, वेट उसकी लिस्ट बनानी है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले ओरली पूछा सबसे, क्यों भैया तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है। एक बंदा बोलता है सर मेरा वेट 55 kg है, एक कहता है मेरा 60 है, एक बच्चा कहता है सर मेरा वेट तो 12 kg है। मैंने बोला क्या बात कर रहा है? तो कहता है अरे सर नहीं पता सर क्या है, नहीं पता सर, भूल गया मैं, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा, 12 kg बोल रहा है। एक बच्चा कह रहा है मेरा 500 kg वेट है, कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम्हारी बातों पर। मैंने बोला अब ये डेटा कलेक्शन तो मुझे करवाना है, अच्छे से करना भाई, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने बोला सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ, चलो अभी लाइन में खड़े हो, सबके सब लाइन में खड़े हो। एक क्यू बनाई, हाँ वेइंग मशीन लेकर आया मैं, ये वाली वेइंग मशीन बुलवाया मैं, प्यून जो थे हमारे स्कूल में उनसे वेइंग मशीन बुलवाया,
और वेइंग मशीन खड़ी कर दी, मैंने बोला सबके सब आओ लाइन से, बढ़िया, ठीक है, और एक एक का वेट मैं देखूंगा कितना और लिखता जाऊंगा। सबसे बढ़िया मेथड भाई, मैं चश्मदीद गवाह हूं, मुझे किसी की बातों पे भरोसा ही नहीं करना। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो कभी झूठ बोलेगा नहीं, वेइंग मशीन, और मेरी आंखें भी कभी झूठ बोलेंगी नहीं। तो मैंने ऑब्जर्व करके इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक डेटा कलेक्ट किया है, ना तो तुम्हारी बातों पर भरोसा किया है और ना ही तुम्हारे लिखे हुए बात पर भरोसा किया है। मैंने तो खुद देख लिया कि भाई सही वेट क्या है। बताओ भाई कैसी लगी मेथड, कैसी लगी मेथड? सर एक नंबर मेथड है ये तो एक नंबर मेथड है, लेकिन इसके साथ भी बहुत बड़ी समस्या है पता। वैसे तो बहुत एक्यूरेट मेथड है, मोर एक्यूरेट, लेकिन कितना टाइम कंज्यूमिंग है यार, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे एक एक करके सबका वेट मांगते रहोगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, एक दिन में कम ही लोगों को कवर कर पाओगे, और बहुत लेबोरियस मेथड है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार इस मेथड में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो आंखों से देख के लिख रहा हूं मैं, देख रहा हो तुम ये वाला इमेज, देखो ध्यान से समझो इस इमेज को, इस इमेज को ध्यान से समझो। ऑब्जर्वेशन मेथड कि ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर रहा हूं मैं। इन दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे वेइंग मशीन वाला एग्जांपल लिया मैंने। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है, चलो कूल ठीक है भाई, शानदार यार, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये था सर हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, और ये आपका समझ में आ गया आपको मेरे हिसाब से, अब कूल है, प्रॉब्लम नहीं है कोई अल्ट्रा प्रो मैक्स मेथड है ये तो, अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है। चलो अगली मेथड, अब ये मजेदार मेथड है, क्वेश्चन आर फिल्ड एंड सेंट बाय इन्यूमरेटर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं ये इन्यूमरेटर कौन होता है। इन्यूमरेटर का मतलब क्या होता है? पर्सन कलेक्टिंग डेटा। अब यहां का माहौल समझना ना थोड़ा सा, सेंसस वाला माहौल है, सेंसस ऑफ इंडिया 2021, हालांकि हुआ नहीं है सेंसस, खाली लोगो मेरे पास पता नहीं कहां से आ गया। ये ना गवर्नमेंट के व्यापारी हैं ये लोग, व्यापारी बोल रहा हूँ यार, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। गवर्नमेंट के व्यापारी क्या होता है? ये दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, हो सकता है स्कूल में पढ़ाते हो या फिर किसी और गवर्नमेंट जॉब में हो। तो मोदी जी ने इनकी ड्यूटी लगाई है, गवर्नमेंट ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि आपको ना डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये गांव गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, ये आंटी लोग बैठी हुई हैं, इनसे पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, कितनी लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी कितनी उम्र है उनकी, किसने कितना कितना पढ़ाई करी है, ऐसे करके पूरा फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये जो अंकल है ना और ये जो आंटी है, यही लोग तो इन्यूमरेटर हैं। तो पहले तो ये बताओ इन्यूमरेटर का मतलब समझ में आया कि नहीं? इन्यूमरेटर का मतलब समझ में आया? ये जो अंकल आंटी है ना, ये दोनों इन्यूमरेटर हैं भाई, कि ये लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के बिहाफ में, ठीक है। तो बोल रहा है इन्यूमरेटर मींस अ पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द रिस्पोंडेंट। ये रिस्पोंडेंट हो गए, ये लोग रिस्पोंडेंट हो गए तुम्हारे, वो जो आंटी लोग बैठी हुई है वो रिस्पोंडेंट है, ये इन्यूमरेटर हो गए। तो मींस अ पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद रिस्पोंडेंट एंड फिल्स द क्वेश्चनर। और ये कागज जो इनके पास रखा हुआ है, ये क्वेश्चनर है, ये जो कागज उनके पास रखा है जिसमें वो फॉर्म भर रहे हैं, वो फॉर्मेट गवर्नमेंट ने बना के दिया है, ये क्वेश्चनर है, ये क्वेश्चनर रखा हुआ है दफ्ती में, ठीक है, समझ गए ना? आई होप पूरा फील कर पा रहे हो, बढ़िया सर, एकदम पूरा फील हो रहा है। तड़ा, ये दृश्यता आ गई भाई, फाउंडेशन की क्लास में हाईजेक कर दिया दृश्यता ने, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो मेथड होती है ना, ये बाकी सारे मेथड का ना मिक्सचर मेथड है। पहली मेथड में क्या था, तुम मिलने जाते थे, अच्छी बात थी। दूसरी मेथड में तुम क्या करते थे, दूसरी मेथड में तुम चिट्ठी लिख देते थे। तीसरी मेथड में तुम ऑब्जर्वेशन करते थे। इससे बढ़िया एक ब्लेंड मेथड बनाओ, मिक्स मेथड बनाओ, जिसमें तुम एक क्वेश्चनर भी बना दो, मिलने भी जाओ, लेकिन तुम खुद मत जाओ, तुम बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर दो इन्यूमरेटर को, और उनको बोलो जाओ बात करो, मतलब इंटरव्यू भी हो गया और क्वेश्चनर को फिल भी करके आओ। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, जिसमें तुम जाते भी हो, मिलते भी हो, और क्वेश्चनर भी लेके जाते हो और उसको फिल भी करके आते हो। अगर तुम सिंपली जाके मीटिंग कर दी और क्या बात हुई भूल गए या लिखना भूल गए तो मजा नहीं आएगा। ये मेथड में क्या, तुम मिलके भी आ रहे हो और उसके बाद उसका फॉर्म भी भर के आंसर लिख रहे हो। मेरे हिसाब से ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। दैट इज क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। बहुत बातें कर ली यार, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सेंसस क्या होता है? ऑफिशियल काउंट और सर्वे स्पेशली ऑफ द पॉपुलेशन। ये भारत की जनगणना, ये इतने सारे लोग हैं, काफी कम लोग हैं सर, अरे ऐसी ग्राफिक बना यार। तो ऑफिशियल काउंट और सर्वे
स्पेशली ऑफ अ पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज सेंसस। सेंसस तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। चलिए अब सर हम कलेक्शन ऑफ डेटा को खत्म करेंगे इस वाली स्लाइड के साथ। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। देखो यार, प्राइमरी डेटा तुम्हें खुद कलेक्ट करना है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, कहां से लाओगे, कैसे लाओगे, कौन है। लेकिन सेकेंडरी डेटा के बारे में तुम्हें सिर्फ अवेयरनेस होने की जरूरत है। आज अगर मैं तुमको छोटा सा काम देता हूं कि ये वाली कंपनी का शेयर प्राइस का पूरा चार्ट लेकर आओ, तो तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि उसको कहां से डाउनलोड करना है, कौन सा रिलायबल सोर्स है। अभी इंटरनेट तो आ गया, लेकिन इंटरनेट में बहुत सारी गलत चीजें भी दी हुई हैं, सही चीजें भी दी हुई हैं, तो तुमको सोर्सेस पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के हिसाब से बताऊं तुमको, इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट द कोविड केसेस, कि कहां कितने कोविड केसेस हैं, तो किसी भी व्हाट्सएप पे या किसी भी और डेटा पे भरोसा मत करो। तुम जाओ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इंडिया की, उसकी वेबसाइट पर जाओ। इंटरनेशनल डेटा चाहिए तो तुम WHO की वेबसाइट पर जाओ। तुमको फाइनेंशियल डेटा, GDP का डेटा, रिलायबल डेटा चाहिए, तुम IMF की वेबसाइट पर जाओ। तो ये सारी चीजें मैं आपको ये बता रहा हूं कि चोरी भी कर रहे हो, कॉपी भी कर रहे हो, तो पता होना चाहिए ना कि सही चीज कौन सी है। गलत चीज उठा के मत लाओ। देखो प्राइमरी में तो तुम्हारा काम खुद डेटा कलेक्ट करना था, सेकेंडरी में तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डेटा लाना कहां से, रिलायबल सोर्सेस कहां है। तो वही यहां पर हमको रिलायबल सोर्सेस बताए जा रहे हैं सर, कि देयर आर फ्यू इंटरनेशनल रिसोर्सेज लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। ये सारी चीजें सर हमारी इंटरनेशनल सोर्सेज में आती हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज की बात करूं सर, मतलब विद इन द नेशन बात कर रहे हैं, देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये लोग सर्वे का काम, ये लोग सारा सेंसस का काम का जिम्मेदारी लेते हैं। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। फिर रेगुलेटर RBI, बैंक से जुड़ा हुआ डेटा इंडिया का RBI के पास मिलेगा। सेबी के पास स्टॉक मार्केट का मिलेगा, रेरा के पास रियल एस्टेट का मिलेगा, IRDA के पास इंश्योरेंस का मिलेगा। फिर आपको प्राइवेट और क्वाजी गवर्नमेंट सोर्सेज, ISI, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद अदर्स में आपको और भी रिसर्च पेपर एटसेट्रा, जैसे मान लो कि कोई IIT कॉलेज है, वहां से कुछ रिसर्च पेपर निकला है, तो उस पर भी लोग भरोसा करते हैं। अब ये सारी बातें ना मैंने सिर्फ आपको सोर्सेज बताए हैं। अब आप सभी लोग BCK के स्टूडेंट हो, आप लोग BCK पढ़ने वाले हो, तो BCK का ही एक पार्ट है सर, ये एक तरीके से जनरल नॉलेज है आपका, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो जितने वर्ड्स इस स्लाइड में लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा आज गूगल करके आना है इसके बारे में। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इनमें क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा गूगल करके आना। ये डेटा आपको आज थोड़ा सा कलेक्ट करके आना है। कल थोड़ा 5-10 मिनट इसके बारे में डिस्कस करेंगे मंडे को कल, और उसके बाद फिर आगे वाले टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये काम करके आइएगा। स्क्रूटनी ऑफ डेटा आई विल स्टार्ट टुमारो। तो आज हमने यहां तक कर दिया है सर, यहां तक कर दिया सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। कल से हम लोग स्क्रूटनी ऑफ डेटा चालू करेंगे। स्क्रूटनी ऑफ डेटा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, बहुत मजा आएगा, ठीक है। हाँ, तो दृशिता जो है नया चीज चालू करी, तो भाई मैंने जो है 3-4 नहीं, पिछले हफ्ते क्लास में स्टार्ट करने में कुछ नई चीज चालू करी थी, तड़ा करके TADAAA और फिर फायर का साइन। तो तब से दृशिता जो है तड़ा तड़ा बोल रही है, और अब देखो फाउंडेशन वालों को भी बोल रही है कि आप लोग भी तड़ा बोलो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो कैसा लगा भाई लेक्चर, मजा आया? वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बढ़िया से भाई अपना फीडबैक दे देना, और बाकी लोगों को भी शेयर करना वीडियो का लिंक। बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत मजा आ रहा है मुझे भी, इस सेटअप में भी मजा आ रहा है और इस पब्लिक में भी मजा आ रहा है। वेरी इंटरेक्टिव ऑडियंस, थैंक्स फॉर बीइंग सो इंटरेक्टिव। बड़ा मजा आ रहा है भाई आप लोगों के साथ, इसी तरह इंटरेक्टिव बने रहिए। सो उम्मीद करता हूं माय डियर चैंपियंस कि आपका ये सेशन जो है, आज का लेक्चर बहुत अमेजिंग रहा होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। वीडियो के अपलोड होने के तुरंत बाद कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है और मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं मॉनिटर करके। तो चिंता मत कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन हो, और आप ये भी बताइएगा कि इवन इफ द क्लास वाज रिकॉर्डेड, आपको कैसा फील हुआ, क्या आपको पढ़ने में मजा आया, नहीं आया, ठीक है जी। बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तो जाते जाते एक बार फिर से बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, दिस इज माय टाइम टेबल। मैं यूट्यूब पर इसी चैनल पर रोज रात को 8 बजे आता हूं, जिसमें नवंबर 2022 जो एग्जामिनेशन CA फाउंडेशन टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक अभी चल रहा है हमारा। और उसके साथ साथ स्पेशल क्लास पर और यूट्यूब पर दोपहर को भी आता हूं, जहां पर मैं नवंबर 22 वालों के लिए 1 शॉट रिविजन्स और MCQ क्विजेस लेकर आ रहा हूं MPL के अंदर। और प्लस की भी अमेजिंग बैचेस हमारी जो है लाइनअप हैं। एकाग्रता बैच भी आने वाली है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी लोगों के लिए, जो भी टॉपिक्स मैं करवाते जा रहा हूं उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाते जा रहा हूं।
एक प्लेलिस्ट तो यूट्यूब में बनती है, बट उसके साथ साथ एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाते जा रहा हूं जहां पर एक ही जगह पर हमारे सारे टॉपिक्स एक के बाद एक लिखे होंगे, एंड दैट इज www.livedaily.me/ca livedaily। तो चलिए मैं चलता हूं ब्राउजर में और आपको ये वाली लिंक एक्सेस करके दिखाता हूं कि यहां पर एक्चुअली में होता क्या है सर। ठीक है जी, तो लेट अस गो टू दैट। मैंने यहां पर जो है ब्राउजर ओपन किया और यहां पर जो लिंक मैंने आपको बोली वो मैंने बुकमार्क करके रखी हुई है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे, ये देखिए आपके सामने बहुत सारे टैब्स आएंगे। इन टैब्स में आपको मेरा टैब दिखेगा सीए फाउंडेशन मैथ्स प्रणव पोपट। मैथ्स लिखा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इट्स ओनली मैथ्स, मैथ्स स्टैट्स एलआर पूरा इंक्लूड है, वो तो सिर्फ नाम को छोटा रखने के लिए मैथ्स किया है। और ये देखिए सर, सबसे पहले आगाज जो हमने अबाउट सब्जेक्ट और कैलकुलेटर के बारे में बात करी, टॉपिक 0 बोल रहा हूं मैं उसको। फिर पहला टॉपिक जो हमने स्टडी वाला लिया, टॉपिक 1 ब्लड रिलेशंस, तो उसके सारे लेक्चर्स यहां पर हैं, अलॉन्ग विद जो क्विज हमने ली थी सैटरडे को, वो भी यहां इंक्लूड है। और टॉपिक 2 है हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जिसका पहला लेक्चर जो कि हमने आज ले लिया है, ये उसकी लिंक आपकी यहां पर दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर सारी लिंक्स अपडेट होती रहेंगी जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी रिस्पेक्टिव लेक्चर ये होगा 2, 3, 4, 5, ये लिंक्स अपडेट होती रहेंगी आपकी। और इसी तरीके से जैसे जैसे मैं अगला टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा तो ये जो है आपका टेबल बढ़ता जाएगा। और इसमें 1, 2, 3 इसलिए लिखा हुआ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता रहे कि किस टॉपिक के बाद क्या करवाया है। तो अगर कोई बच्चा लेट भी आता है तो वो बढ़िया तरीके से हमारी क्लासेस को फॉलो कर सकता है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। ठीक है सर, तो ये तो हो गया सर फ्री क्लासेस को स्ट्रक्चर्ड वे में कहां से देखना है। लेकिन सर अगर आपको अपने पास होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ानी है, अगर आपको 100% लाइव विथ एक्सक्लूसिव नोट्स ऑफ एजुकेटर्स करना है और साथ में ऑडियो इंटरेक्शंस करना है टीचर्स के साथ, अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं, तो ऐसे केस में सर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यू शुड गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स बताता हूं, अनअकैडमी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। ये लीजिए सर, लेट्स गो टू unacademy.com। जैसे मैं unacademy.com पर आता हूं, सबसे पहले अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, विच मीन्स यहां पर तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी होती है। आपको सबसे पहले बताना है कि आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर जाके आप सीए सिलेक्ट करिए और उसके बाद आपका जो भी गोल है अभी के लिए सीए फाउंडेशन। और इस गोल में जैसे आप यहां पर आ गए होम पेज में, अब मैं आपको बताता हूं ये ग्रीन बटन को प्रेस करने से आप क्या बोल रहे हो सर, फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन। मतलब यहां पर ना तो लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर टीचर के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आप, ना ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ना ही पर्टिकुलर बैच के लिए। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कोई भी बैचेस अटेंड कर सकते हो। जैसे एकाग्रता की भी 2 बैचेस आ रही हैं, तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 या 2 के लिए नहीं ले रहे हो, आप अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के लिए ले रहे हो, एंड यू कैन वॉच एनीथिंग एज पर योर विश, नो कंडीशंस अप्लाइड। ठीक है, बस आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है। अब जो भी मैंने आपको अभी बात बताई क्लासेस के बारे में अनलिमिटेड वाली, वो सारे फीचर्स हैं प्लस के। लेकिन अगर आपको और मीनिंगफुल तरीके से तैयारी करनी है, आपको मेंटरशिप चाहिए लाइव, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको डाउट सॉल्विंग डेडिकेटेड चाहिए, तो आइकॉनिक में जा सकते हैं। और लाइट होता है हमारा टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज के फीचर्स प्लस और आइकॉनिक में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूं, ये देखो प्लस और ये है आइकॉनिक। तो ऑब्वियसली आइकॉनिक की थोड़ी ज्यादा होगी बिकॉज एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, प्लस या आइकॉनिक जो भी आपको लेना है एज पर योर बजट, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ड्यूरेशन सिलेक्ट किया हमने और यहां पर जाके ये कोड का जो सेक्शन दिख रहा है इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा सही स्पेलिंग के साथ। सीए आपका एम प्रणव, मेरा नेम CAPRANAV, प्रणव 10 इज नॉट माई कोड। ठीक है, तो यही कोड यूज करिए एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे एंड कंप्लीट द सब्सक्रिप्शन। तो कोई भी इसके रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आप लोगों का इंतजार रहेगा भैया। चलिए, सी यू ऑल, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट एंड गुड नाइट।